अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई ज़बरदस्त सा खाना चल रहा है और दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम अम्मी ने बनाई थी खिचड़ी और मुझे ना दिल चाह रहा था कुछ और खाने का। अम्मी ने खिचड़ी बना ली थी तो फिर ना थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, मैंने ना उसके साथ मिक्स करके खाया। मैंने बोला मैं तो अपना कॉम्बो निकालूंगी ऐसे ही होता है और सब शौक से खाते हैं खिचड़ी। वैसे मैं भी खाती हूँ लेकिन समटाइम्स होता है ना आपका कुछ और दिल चाह रहा होता है लेकिन बन कुछ और जाता है, तो फिर आप अपने आप को तसल्ली दे ही लेते हैं किसी न किसी चीज़ के साथ, अचार के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ ऐसा होता रहता है, इसलिए मैंने सभी के साथ होता होगा ऐसा। और खैर ये खिचड़ी के साथ सालन वगैरह इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है, मैं भी मिक्स करके खाती हूँ और अक्सर और बेशतर खाती हूँ। तो गर्मियों के टाइम पे तो ये खिचड़ी वगैरह और इसी टाइप के खाने दोपहर में ज़्यादातर अच्छे लगते हैं। या फिर दिल चाहता है आप खाना खाएं ही नहीं और इसके अलावा बस आम ही खा लें और उसके साथ कुछ रोटी या फिर दही इस टाइप की चीज़ें खा लें। तो मुझे तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ। लेकिन एक बात है ना, आप मीठा कब तक खाएंगे और खा खा के फिर आप बोर हो जाते हैं कि मतलब जाहिर सी बात है, मतलब आम है, कैरी की चटनी वगैरह रखी हुई होती है, उससे आप कितनी मतलब पेट नहीं भर सकते। एक नमकीन की जो भूख होती है ना, या आप कह रहे हैं उसकी जो एक तसल्ली होती है वो अलग ही होती है। हाँ, नमकीन की जो क्रेविंग्स होती हैं बेसिकली आप ये जो कहना चाह रही हैं वो ख़त्म नहीं होती जब तक आप उसको खा ना लें। अच्छा खैर दोपहर का टाइम तो हो गया था, उसके बाद शाम के टाइम जैसे कि आप सबको पता है अम्मी मगरिब के फ़ौरन बाद ही रात का खाना बना लेती हैं। तो फिर अम्मी बना रही थी, ये हैं बड़ियाँ, है ना? बड़ियाँ सबने कहा था आप लोग जब भी बड़ियाँ बनाए तो उसकी रेसिपी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर अम्मी ने बड़ियाँ निकाल ली हैं, थोड़ी सी ही निकाली हैं, तकरीबन आधा कप के बराबर है, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा। अब इसके लिए अम्मी ने मसालों में क्या लिया था, लाल मिर्चों का पाउडर लिया था, वो धनिया लिया था, इसके अलावा अम्मी ने नमक लिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। इसके अंदर अम्मी ने हल्दी नहीं ऐड करी थी और आलू कट कर लिए क्योंकि बढ़िया आलू बनते हैं एक साथ। इसके अलावा प्याज थोड़ी सी फ्राई कर लीजिएगा, तकरीबन 3 से 4 डली के बराबर या जितना आपको सालन रख रहा है उस हिसाब से। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी कम तली हुई प्याज ले ली है। अब आपने करना क्या है, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर प्याज फ्राई करेंगे तो पहले प्याज फ्राई करिएगा, उसके बाद आपने बड़ियों को फ्राई कर लेना है। इसको हम इतना फ्राई करते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर, इतना फ्राई करते हैं हम लोग इसको ना। तो बस इसको अभी हम डायरेक्टली ऑयल के अंदर फ्राई कर रहे हैं और ऑयल हमने थोड़ा सा ही लिया था, तकरीबन आधा कप के बराबर। अब देखिए ये फ्राई हो गई है और इसको मैं निकाल लूँगी, निकाल के अलग रख लेंगे इसको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने मसाला जो हमने निकाला था उसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। तो उसके अंदर अम्मी क्या करती हैं, पानी ऐड कर देती हैं। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स किया, ये सारा मसाला ऑयल में चला जाएगा। उसके बाद इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इस मसाले का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी एक साथ ही ऐड कर दिया था। तो बस अब मैंने इसको इतना भूना था कि ये ना पानी इसका ड्राई हो गया था, तो उतने में इसका कच्चापन भी अच्छी तरीके से निकल गया था। अच्छा इसमें हल्दी नहीं जाती? हाँ, अम्मी ने इसमें हल्दी नहीं ऐड करी थी और नहीं जाती होगी इस वजह से नहीं ऐड करी थी। बेसिकली ये जो ये जो रेसिपी है वो अम्मी वाली रेसिपी है, इसलिए अब ये समटाइम्स होता है कि अम्मी गाइड कर देती हैं, अब ये बनाती रहती हैं तो फिर ऐसा हो जाता है। हाँ। क्योंकि अम्मी वाली रेसिपी को हम डिस्टर्ब नहीं करते, अपने पास से इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं क्योंकि फिर अब्बू कहते हैं इसमें ऐसा क्या किया, ये पहले जैसा क्यों नहीं बना। मतलब जो एक टिपिकल खाने हैं ना घर वाले, तो वो अम्मी ही बनाती हैं और उसी तरीके से बनते हैं। अच्छा ये जो मसाला जब भुन गया ना, तो मैंने इसके अंदर प्याज जो थी ना वो पीस ली थी और वो ऐड कर दी। पीसने के बाद आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद इसको दोबारा से आपने भूनना है, अच्छी तरीके से भूनिएगा। अभी इसमें से ऑयल वगैरह जो है ना वो गायब हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से जब ये मसाला भूनना स्टार्ट होगा दोबारा से ये ऑयल छोड़ देगा, इतना आपने अच्छी तरीके से भूनना है। अच्छा अम्मी क्या करती हैं, इसके अंदर सम टाइम दही वगैरह भी ऐड कर देती हैं। जब मसाला भून रहे होते हैं ना उस स्टेज पे आप लोग दही भी ऐड कर सकते हैं। अभी अम्मी ने नहीं ऐड किया था क्योंकि अम्मी ना वो चीज़ों को आप कह लें उलझाती नहीं है कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आप ये नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। और मतलब उसमें बहुत थोड़ा सा ही जाता है, 2 टेबलस्पून के बराबर। और अगर घर में रखा होता तो अम्मी ऐड कर देती, नहीं था तो अम्मी ने नहीं ऐड किया इसके अंदर ना। अच्छा यहाँ पर बस देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। जब ये मसाला भुन जाएगा अच्छी तरीके से और प्याज अच्छे तरीके से भुन जाए, तब आपने क्या करना है, इसमें आलू ऐड कर देने हैं और जो बढ़िया हमने फ्राई करके रखी थी ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसमें डाल देंगे पानी, इतना पानी के जितना आपने शोरबा रखना है और ये दोनों चीज़ें इसमें पक भी जाएं। आलू आपको पता है तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं या आधा घंटा गलने में, और ये बढ़िया भी ना थोड़ी सी ना आप कह रहे हैं फूल जाती हैं और नरम हो जाती हैं।
मतलब बहुत नरम नहीं होती हैं लेकिन ये फूल जाती हैं अच्छी तरीके से, थोड़ी बड़े साइज़ की हो जाती हैं। तो बस इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे और पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और जब कुछ नहीं समझ में आता ना तो फिर ये बड़ियाँ बनती हैं या फिर वो बनती हैं मंगोचियाँ भी होती हैं जो कि दाल की बनती हैं। ये भी दाल की होती हैं लेकिन ये ड्राई होती हैं तो इसको बढ़िया कहा जाता है। और जो क्या कहते हैं मंगोचियाँ होती हैं वो बिल्कुल मतलब फ्रेश बनती हैं और वो दाल की बनती हैं। मेरी ताई बनाती हैं वो ना, और क्या कहते हैं ताई और पप्पू के घर में बनती हैं वो, और उसको ना मतलब फ्राई करते हैं, कुछ लोग स्टीम भी करते हैं, जैसे कि मेरी नानी वो स्टीम करती हैं और मेरी दीदी में वो फ्राई करके फिर बनाया जाता है इसी तरह से मसाला बना के अच्छा सा, और फिर उसको सालन के अंदर डाला जाता है। तो खैर अच्छा इसको मैंने भून लिया था दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद, और उसके बाद क्या किया मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। और क्या कहते हैं अच्छा ये रेसिपी अम्मी ने बनाई थी और मैं साथ साथ खड़ी हुई थी, आप कह लें चमचा चला रही थी, क्योंकि जब हमें रिकॉर्ड करना होता है ना तो हम थोड़ी तसल्ली से बनाते रेसिपी। अम्मी ज़रा स्पीड में काम करती हैं और वो बस मतलब जल्दी से नहीं ये डाला वाला और करा और बस साइड पे होगा, ये वाला होता सीन हमारे साथ। नहीं तो ये होता है समटाइम्स, ये होता है कि जब ज़्यादा अम्मी वो जल्दी में होती है ना तो फिर हम बोलते हैं अम्मी हम इसकी बुनाई कर लेते हैं, आप बस बताती रहें और इसमें हम भूनते रहेंगे। आपको हाथ तो जैसे मेरा नज़र आ रहा है ना, मतलब मसाला अम्मी ने निकाल दिया था, प्याज अम्मी ने मतलब क्या कहते हैं वो निकाल दी थी, उसको पीस लिया था, तो ये सारे स्टेप्स अम्मी ने करे थे, बनाई अम्मी नहीं है। तो देखें लास्ट में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, और ये सालन हमने थोड़ा सा पतला ही रखा था क्योंकि हम मोस्टली इसके अंदर रोटी चूर के खाते हैं, वो अच्छी लगती है और गाढ़े सालन में नहीं खाई जाती रोटी चूर के ना, तो थोड़ा पतला ही होना चाहिए। वैसे गर्मियों वाला खाना है ये और बहुत मज़ेदार बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आप कह रहे हैं। मतलब ये साल में मुश्किल से 2 बार बनता होगा, मतलब ये एक ही बार पैकेट आता है, बस 2 बार बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। हाँ अच्छा ये अभी आप देख रहे होंगे दोबारा से खिचड़ी कहाँ से आ गई, क्योंकि थोड़ी सी मतलब खिचड़ी बची हुई थी दोपहर की, तो हम यही करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी बचा हुआ होता है ना उसे वेस्ट नहीं करने देते या फ्रिज में नहीं रखते, हम उसे पहले फिनिश कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि अब दादी वाली खा लेते हैं, क्योंकि वेस्ट नहीं होना चाहिए, हम ये मानते हैं इस चीज़ को। अच्छा खैर अगर राइस हो, सॉरी जोया को इंटरप्ट कर रही हूँ, और अगर राइस हो तो वो तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते, वो तो 2 दिन बासी भी हो तो हम लोग खा लेते हैं। हाँ ये तो होता ही है। अच्छा तो इसी खिचड़ी थी वो खाई थी, उसके बाद भाई टुकड़े करके खाने में बहुत मज़ा आता है, और ख़ास तौर पे जैसे आलू गोश्त हो, ये वाली मतलब बढ़िया गोश्त कह रही हूँ, बढ़िया आलू का सालन हो, अरवी गोश्त हो, बहुत मज़े के लगते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पे। तो खैर हम तो बहुत इंजॉय करके खाते हैं। क्या आप लोग रोटी चूर के खाते हैं कि नहीं खाते, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा जी हमने खाना तो बहुत मज़ेदार सा खा लिया था और जल्दी खाना खा के फ़ारिग हो गए थे, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक हमने खाना खा लिया था। तो उसके बाद ना लेट नाइट तकरीबन 11 बजे साढ़े 11 बजे बहुत ज़्यादा सही वाली क्रेविंग्स हो रही थी। हमारा दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का, तो हमने अब्बू के सामने कहा कि हम लोग ना वॉल्स की आइसक्रीम मंगवा लेते हैं, फीस्ट वगैरह मंगवाने का दिल चाह रहा था। तो अब्बू ने कहा कि भाई तुम लोगों को अगर आइसक्रीम खानी है तो असली आइसक्रीम खाया करो, ये कंपनीज की मत मंगवाया करो इसमें केमिकल्स होते हैं, तो ये वाली मत मंगवाया करो, कोई तरीके की आइसक्रीम खा लो। तो हमने कहा तरीके की कौन सी होती है, तो उन्होंने कहा यार स्वाद से कुल्फ़ी मंगा के खा लो, एटलीस्ट दूध की होती है तो कुछ तो उसमें होता है। हाँ। मतलब खाना है तो ये खाओ, ये मत खाओ ना। हाँ। हमने कहा अच्छा भैया, और नेकी और पूछ तो हम फालूदा मंगा के खा लेते हैं, तो हम लोगों ने फालूदा मंगवा लिया था। और ये आपको ग्रीन यूँ दिख रहा है क्योंकि पिस्ता फ्लेवर है, हमें पिस्ता फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, और क्रंच वाला जो होता है ना वो काफ़ी मीठा हो जाता है, तो पिस्ता वाला ना ज़रा बैलेंस में रहता है। चॉकलेट वाला भी अच्छा होता है लेकिन ज़बरदस्त लगता है पिस्ता वाला। अच्छा खैर ये मंगवा लिया था और इतने मज़े लेके खाया, इतना मज़ा आया ना, और इतनी ठंडक पै गई थी ना, पूरी अंदर तक ठंडक ही ठंडक हो गई थी। यार गर्मी इतनी हो रही है और दिल चाहता है आइसक्रीम वगैरह खाने का या फिर ठंडे ठंडे मशरूबात पीने का। हाँ। मशरूबात मतलब शरबत वगैरह, आप लोग बोलेंगे मारिया तो फिर से स्टार्ट हो गई उर्दू को लेके। तो खैर शरबत वगैरह या सारे स्टेप की चीज़ें पीने का दिल चाह रहा होता है, और वो आप बार बार नहीं पी सकते क्योंकि गला ख़राब हो जाता है, सच्ची बात तो ये है। और तो इस तरह की आइसक्रीम वगैरह अच्छी लगती है। वैसे शुक्र है गर्मियों में ना आइसक्रीम खाने से एटलीस्ट गला ख़राब नहीं होता। जैसे सर्दियों में खा लो ना आइसक्रीम तो इतना ज़्यादा गला ख़राब हो जाता है, आवाज़ भी मर्दाना हो जाती है। यार नहीं, अगर आप वो खाएंगे ना जैकपॉट वगैरह,
मैंने नाम ले लिया आइसक्रीम का। खैर वो जो मतलब उस टाइप की जो आइसक्रीम होती है जिसमें खटास होती है वो खाएंगे, या आप कह लें आइस लॉलीज वगैरह खाएंगे तो जाहिर सी बात है उससे तो गला ख़राब हो जाएगा। हाँ, दूध लेकिन वाली से ये नहीं जो होता। इस टाइप की आइसक्रीम्स होती हैं ना उससे गला नहीं ख़राब होता। तो अब्बू का भी कहना सही था, खाना है तो कुछ थोड़ी असली चीज़ खा लो, ज़रूरत क्या है ये ना कंपनीज़ की चीज़ें मत मंगवाओ ना। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, और उनका कहना भी सही था। तो फिर हमने उनके कहने पे अमल किया और हमने आइसक्रीम मंगा के उसको एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। और आप में से किस किस को फालूदा खाना पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा जी, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे और डे बाय डे आते ही रहते हैं, क्योंकि अभी जो न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं तो उनको नहीं पता होगा कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले। तो मैंने सोचा अभी दोबारा से नॉलेज दे दूँ ताकि जो नए आने वाले हैं उनको भी ज़रा क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ तो फिर उनको पता नहीं होता मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, कहाँ से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं लिंक करके ही बात कर रही होती हूँ। अच्छा, मैंने चॉकलेट अभी जो मैंने केक बनाया था उसके अंदर मैंने ये वाली चॉकलेट यूज़ की थी। ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, गवर्नमेंट की है, GCB ये इसका लोगो हैगा, ठीक है ना। ये 1 kg का बार है और ये ईज़िली मार्केट से मिल जाता है। ये डार्क चॉकलेट है, इसमें मिल्क चॉकलेट भी मिलती है। और अच्छा मैं अभी निकाल नहीं रही हूँ, मतलब डार्क चॉकलेट है ये। तो ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है। ये अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट है, मलेशियन चॉकलेट है, यहाँ की नहीं है बाहर की है, ठीक है। और ये इजीली मिल जाती है तो आप लोग ये लेके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ की चॉकलेट है जो आपको जिसमें सहूलत लगे आप वो ले सकते हैं। और अब तो इतने सारे मतलब जो शॉपकीपर होते हैं वो भी बहुत अच्छे से गाइड कर ही देते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो लोग भी गाइड कर ही देते हैं। और अब बारी आती है क्रीम की। क्रीम के बारे में पूछा था, सब लोगों को लग रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने ये जो क्या कहते हैं टेट्रा पैक की क्रीम होती है ये हैवी क्रीम होती है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है और इसमें लिखा होता है, मैं बताती हूँ। ये वाली जो क्रीम होती है ना, आप जैसे डिजर्ट बना रहे हैं कस्टर्ड के अंदर यूज कर सकते हैं, मतलब ये नमकीन चीज़ों के लिए होती है, नमकीन और मीठी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये विपिंग क्रीम नहीं है, इसको आप विप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इसको बहुत विप करते हैं, बहुत विप करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये मेल्ट हो जाती है, क्योंकि विपिंग क्रीम नहीं है, ये स्टेबल नहीं रहती, इसलिए ये मेल्ट हो जाती है। तो इसको आप नमकीन चीज़ों में या डिज़र्ट्स वगैरह में जिसमें कुकिंग का काम होता है उसमें आप ये वाली क्रीम इस्तेमाल करते हैं। और विप करने के लिए विपिंग क्रीम के नाम से ही आपको मिल जाएगी, और इसकी भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ज़रूरी नहीं है आप यही कंपनी रहें, आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं उसके हिसाब से ले लीजिएगा। मतलब शॉपकीपर्स वगैरह बता ही देते हैं कि कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं अच्छी। खैर, तो मेरे पास ये है तो मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ, ये मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। ये विपिंग क्रीम है, विपिंग क्रीम के ऊपर हमेशा लिखा होता है विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम को जब हम बीट करते हैं, उसको विप्ड करते हैं, तो वो वॉल्यूम में डबल हो जाती है, डबल से भी ज़्यादा हो जाती है बेसिकली, और वो इसको स्टेबल होती है, मतलब आप उससे आराम से डेकोरेशंस कर सकते हैं। और इस क्रीम को आप मूस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा डेकोरेशन आइसक्रीम में भी यही वाली क्रीम यूज़ होती है। ये भी होती है लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होती है, जो फ्लफ़ी और क्रीमी आइसक्रीम बनती है वो इसी से बनती है, विपिंग क्रीम के साथ, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं आइसिंग शुगर के ऊपर। अब मैं आइसिंग शुगर जो मैं यूज़ करती हूँ, अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग पिसी हुई चीनी को छान के और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये ले लेती हूँ, ये 1 kg के बैग्स होते हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं और ये पिसी हुई चीनी होती है और इनका रेट भी कोई ज़्यादा नहीं होता, 120 रुपीज़ के मिलते हैं ये। और सब जगह अलग अलग प्राइस होंगे लेकिन ज़्यादा महंगे नहीं मिलते। जो चीनी होती है ना उससे 10 या 20 रुपये ज़्यादा होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो बस ये इजीली मिल जाते हैं और ये भी डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं। लेकिन जो आपने आइसिंग शुगर केक्स वगैरह में यूज़ करनी है ना, वो पैकेट वाली नहीं लीजिएगा, वो इस तरह की जो ये खुली मिलती है ना 1 kg की, वो लेनी है। वो जो 200 ग्राम का या 300 ग्राम का पैकेट आता है ना, दिखाती हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कस्टर्ड का पैकेट है, इस तरह के जो आइसिंग शुगर के पैकेट्स होते हैं ना, वहीं पे मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे जहाँ कस्टर्ड के सेक्शंस होते हैं ना, उसी साइड पे आपको आइसिंग शुगर का भी पैकेट रखा होता है। उसके अंदर कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नहीं यूज़ किया करें क्योंकि उसका टेस्ट आने लग जाता है। आप किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर का टेस्ट आता है अलग से ना, तो वो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा पॉटरी होता है, इस वजह से उसका टेस्ट खराब नहीं। उसमें ऐड होता है कॉर्नफ्लोर और उसका वो पहले यूज़ किया करते थे, मतलब हमारे बचपन से भी पहले जो देसी टाइप की नहीं होती डेयरी वाली क्रीम जो खुली मिलती हैं,
तो उसमें यूज़ हुआ करता था, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है ना स्टेबल रखता है क्रीम को ना। लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी ये ना मतलब क्या कहते हैं विपिंग क्रीम्स मिलने लगी हैं, ये प्रोसेस होती हैं मतलब, और ये मतलब वो बना ही रहे हैं, इसमें सारी केमिकल्स वगैरह जो भी आप कह लें, फैट वगैरह इस तरह से डाल के जिस तरह से भी बनाते हैं। खैर, तो ये नॉन डेयरी क्रीम्स होती हैं। हाँ, मैं ये बोलने वाली थी, सॉरी, उसमें ना कुछ एक्सप्लेन कर दिया। खैर, ये नॉन डेयरी क्रीम्स होती हैं, इसमें फैट वगैरह इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से वो उसको स्टेबल रखता है। ठीक है, डेयरी क्रीम्स अलग होती हैं जो आपको मतलब शॉपर्स में मिलती हैं, वो आपको ना कोई भी नागौरी की दुकान पे या कोई बहुत बड़ी बड़ी जो डेयरीज होती हैं ना, वहाँ पे मिल जाएगी। अभी भी लोग वो वाली क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है बनिस्बत इसके। इसको तो हम 4 महीने 6 महीने ईजिली फ्रिज में रख लेते हैं, लेकिन वो वाली क्रीम हम नहीं रख सकते। वो 1 या 2 दिन में, मतलब केक पे भी अगर आप लगाएंगे ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे कि दूध वगैरह ख़राब हो जाता है उसी तरह से। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा रखने का बता दो, अच्छा, इसको रखने का और इसको भी रखने का तरीका, ये भी बहुत सवाल आता है। हाँ, ये भी बहुत सवाल आता है। इसको मैं रखने का तरीका बता देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने इसको इस्तेमाल किया था, मैंने ऊपर से खोला, ठीक है, और जितनी क्रीम चाहिए थी मैंने ले ली। अब इसको मैं ऐसे ही इसको बंद करके जो मेरे फ्रीज़र का दरवाज़ा है ना, तो ये उसके अंदर रख देती हूँ। ठीक है, तो ये इसी तरह से रहती है, मतलब 1 kg का भी बॉक्स उसके अंदर बहुत इजीली आ जाता है। और जब आपको यूज़ करनी है, आप इसको निकालें, थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें, डीफ्रॉस्ट हो जाएगी, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले बस इसको एक बार शेक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, कि नीचे कुछ थिक क्रीम बैठी हुई है तो अच्छे से मिक्स हो जाए। सही, बस आपने हल्का सा शेक करना है, उसको इस्तेमाल करना है, बस ठंडी होनी चाहिए, तब आपने इसको विप्ड करना है। और याद रखिएगा, फ्रीजर में ही रखिएगा, फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज में ये खराब हो जाएगी। ये भी बार बार सवाल आता है, फ्रिज में रखना है या फ्रीजर में रखना है। और दूसरा, लोग ये वाली क्रीम के बारे में पूछते हैं, यार ये वाली क्रीम आप जब भी ओपन करें तो कोशिश करें 4-5 दिन के अंदर ही इस्तेमाल कर लें। इसको आपने फ्रीज़र में नहीं रखना है, नहीं तो फ्रीज़र में से जब ये बाहर निकलती है तो फिर डायरेक्ट डस्टबिन में जाती है, इसकी वो हालत हो जाती है। आपने इसको फ्रिज में रखना है, और 4-5 दिन से ज़्यादा दिन नहीं रहती है ये क्रीम, और बस ये ख़राब हो जाती है जल्दी। तो कोशिश किया करें, जो भी कोई चीज़ बना रहे हैं 4-5 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें, और फ्रिज में बिल्कुल सही रहती है 4-5 दिन तक। और इस्तेमाल नहीं हो रही तो वैसे ही ब्रेड पे लगा के, किसी भी चीज़ पे लगा के बच्चों को दे दें, खुद खा लें। जो भी करना है, मतलब इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, मैं पहले बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बता दिया करती थी, तो फिर मैंने बताना छोड़ दी, क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेशन मैं बार बार नहीं दे सकती। जाहिर सी बात है, आप लोग भी बोलेंगे एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या कहते हैं, अभी मैंने सोचा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आए हुए थे और ज़्यादा आए हुए थे, मेरे दूसरे चैनल पे भी आए हुए थे, इस पे भी आए हुए थे, कि आपने जो चॉकलेट यूज़ करी थी उसके बारे में बता दें, क्रीम के बारे में बता दें। तो मैंने सोचा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको दे दूँ। अच्छा, चॉकलेट को कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखते, फ्रिज में नहीं रखते, ठीक है। चॉकलेट को हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, और मैं हमेशा पैकेट में से निकालती हूँ। वैसे तो ये 1 kg का बार है, तो इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। अगर मैं 2 kg का बार लेती हूँ तो मैं छोटे छोटे पीसेस, मैं उसको 200 ग्राम्स के पीसेस में स्लैब्स में कट कर लेती हूँ, और उसके बाद में इसको क्लिन में रैप करके उसको रख देती हूँ, इजीली रख ली जाती है। कैबिनेट में रख देते हैं, या हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है जो कि सिर्फ चॉकलेट का, और उसमें कोको पाउडर रखते हैं उसके अंदर, और कोई मतलब कोई दाल वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं रखते, सिर्फ बेकिंग का सामान रखा होता है उसमें ना, उसी में सेपरेट रखते हैं। तो इसी तरह रखा करें, बेकिंग का सामान खास तौर पे अलग रखा करें, क्योंकि उसमें कोई सी भी स्मेल आ जाएगी ना, खुशबू आ जाएगी ना, तो वो फिर आप सोचें वो मतलब आपके केक में से मसालों की खुशबू आ रही, कैसे लगेगा। जैसे कि मैदा वगैरह भी आपको अलग ही रखना चाहिए। मैं अलग रखती हूँ ये सारी चीज़ें, और इन सब चीज़ों के लिए वो बॉक्सेस वगैरह आएंगे तो उसके अंदर ही रखती हूँ। आइसिंग शुगर भी मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि आ जाती है, और मैदे में भी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। और अगर इमली खुली रखी है तो इमली की भी आ जाती है, तो फिर एक खटास भी लोगे। आप सोचे खट्टा केक कैसा लगेगा, वो ना वो उसका टेस्ट थोड़ा सा वियर्ड लगता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें अलग अलग ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है ना इन क्रीम्स को लेके या आइसिंग शुगर को लेके वो दूर हो गए होंगे। और अच्छा, ये जो पैकेट वाली होती है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर नहीं होता है, तो इस वजह से मैं ये वाली लेती हूँ। तो केक वगैरह बनाने में या घर में जो भी कोई मीठे वगैरह बन रहे होते हैं, मुझे पिसी हुई चीनी की ज़रूरत होती है, तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट टाइम होता है। इस वजह से अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं, चीनी को पीस लें, उसके बाद बारीक छन्नी से छान के अपने पास एक बॉक्स में करके रख लें। अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं, क्योंकि पहले मैं भी यही किया करती थी, जब मुझे नॉलेज नहीं थी। ये वाली भी मतलब शॉपर्स मिल जाते हैं इजीली, और ये मिलेंगे कहाँ से भाई, जो लोग कराची में रहते हैं
उन लोगों को ये इम्प्रेस मार्केट में मिल जाएंगे, हुसैनाबाद में मिल जाएंगे, या फिर ऐसी किसी शॉप पे से मिल जाएंगे, अलनूर पे से भी मिल जाते हैं। ये जो पावर हाउस की तरफ है, पावर हाउस सही बोला मैंने, वाटर पंप की तरफ, वाटर पंप की तरफ है, हाँ वाटर पंप की तरफ, अलनूर नहीं, वाटर पंप की तरफ जो मार्केट है वहाँ पे बेकिंग शॉप्स हैं, वहाँ से बहुत इजीली मिल जाएंगे ये। और हुसैनाबाद पे तो आपको पता ही होगा वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन है, उसके सामने बहुत सारी शॉप्स हैं, ये आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। और बाकी के जो लोग हैं जो अदर सिटीज़ में रहते हैं या अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, तो जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता है आप उनसे पूछ सकते हैं, उन शॉप्स वालों से, वो आपको बता देंगे, क्योंकि वहाँ की नॉलेज मुझे नहीं होती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि प्लीज़ हम ओवन ख़रीदना चाहते हैं, आप मुझे बता दें कि कौन सा ओवन अच्छा होता है। तो मैं इधर ये बता दूँ यार, मैंने बचपन से लेके अभी तक सिर्फ स्काई फ्लेम का ही ओवन यूज़ किया है। और बहुत पहले जब मैं छोटी थी तब मैंने एक इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ किया था, फर्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया था, छोटा सा ओवन था, लेकिन मुझे उसकी कंपनी का नाम नहीं याद। तो इस वजह से मैं इस बारे में आपको गाइड नहीं कर सकती हूँ। गाइड वही लोग कर सकते हैं जो शायद साल में या हर 2 साल में ओवन अपने चेंज करते हैं। मेरे पास अभी वो बचपन से लेके अभी तक एक ही ओवन है और वो कुकिंग रेंज है बेसिकली, तो वो बिल्कुल ख़राब सा हुआ हुआ, इसलिए मैं दिखाती भी नहीं। उसका ओवन बहुत अच्छा काम करता है, स्टोव काम नहीं करते उसके। तो क्या कहते हैं, अभी वो मुझे चेंज करना है, तो किसी ने मुझसे बोला था, मैंने कहा आप भी मुझे बता दीजिएगा कोई अच्छा सा ओवन है। तो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एक चीज़ है ना, मैं ये सब चीज़ें ख़रीदूँगी तो मुझे नॉलेज होगी ना, मुझे पता ही नहीं है। वैसे नहीं, इस बात के बारे में, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इस बारे में तो ज़रूर मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों को पता है कि कौन सा बेस्ट ओवन मिलता है मार्केट में, गैस और इलेक्ट्रिक दोनों बताइएगा, दोनों बताइएगा, गैस वाला भी इलेक्ट्रिक वाला भी बताएगा, उसकी कंपनी और कौन से ब्रांड का लेना चाहिए, किस तरह मॉडल नंबर अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो मुझे बताइएगा, जिसकी हीट क्योंकि हमें लेना है और जल्दी लेना है, तो आप लोग ज़रूर हमें गाइड कीजिएगा, तो फिर हम इंशाल्लाह लेंगे। तो फिर जो भी चीज़ लेते हैं तो आपके साथ तो शेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर उन सब के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए माजरत, मैं नहीं बता सकती। जाहिर सी बात है, एक चीज़ के बारे में नहीं है तो मैं उसके बारे में झूठ या मैं दूसरों लोगों की बातें सुन के नहीं बता सकती। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ यहाँ पे। तो खैर आई होप आपको ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल भी रही हो। बस इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।